हेलो दोस्तों, आज की कहानी कुछ अलग होने वाली, जहां साइंस और एलियन इन्वेजन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन यूज करके एक शानदार सी कहानी को दर्शाया गया है। इस पूरी कहानी में शानदार से हिडन मैसेजेस भी हैं, जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल समय को और ना वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनिहिलेशन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो अपने आप को फुली कवर करके लेना नाम की लड़की से पूछताछ कर रहे होते हैं। अब ये सवाल जवाब किस बारे में कर रहे हैं और क्या सवाल है, ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हमको एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक मीटेराइट धरती पर आकर एक लाइट हाउस से आकर टकरा जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लेना को यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हुए देखते हैं। लेना कैंसरस सेल के डिवीजन के बारे में बता रही होती है कि कैसे एक सेल 1 से 2, 2 से 4 एंड सो ऑन डिवाइड होते चले जाते हैं। लेना अब एक टीचर है। इससे पहले लेना आर्मी में भी सर्व कर चुकी है। क्लास खत्म होने के बाद डैन लेना से मिलने की पूछता है, लेकिन लेना उसको मिलने से मना कर देती है। दरअसल लेना का हस्बैंड केन आर्मी में जॉब करता है, लेकिन बीते 1 साल से उसका कुछ पता नहीं चला है कि वो जिंदा है या फिर नहीं। इसी बीच डैन और लेना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गया था, लेकिन अब लेना को इस बात का रिग्रेट होने लगा है, इसीलिए वो डैन से मिलने को मना कर देती है। लेना अपने घर आकर केन की यादों से उभरने के लिए अपने बेडरूम को पेंट कर रही होती है कि तभी अचानक केन वहां पर आ जाता है। लेना ये देखकर काफी खुश होती है, मगर केन की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। वो कुछ अजीब सा बिहेव करता है। लेना केन को बिठाकर उसे सवाल जवाब करती है कि इतने दिन तुम कहां पर थे, तुमने क्या किया, लेकिन केन को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी अचानक केन की तबीयत बिगड़ने लगती है। लेना जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाकर केन को हॉस्पिटल लेकर जाती है, मगर तभी अचानक बीच में कुछ गाड़ियां आकर एम्बुलेंस का रास्ता घेरकर केन और लेना को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ समय बाद लेना की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसको सदर्न रीच नाम की एक हाई टेक फैसिलिटी में रखा गया है। तभी हम इस कहानी के एक और मेन कैरेक्टर डॉक्टर वेंटेरस को देखते हैं, जो आकर लेना से कई सारे सवाल पूछती है कि क्या केन ने आकर तुमको बताया कि वो कहां पर था, या फिर उसने क्या किया, या फिर कुछ भी ऐसा बताया उसने। लेना उसको मना करते हुए बताती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं बताया। तभी लेना डॉक्टर से पूछती है कि केन कहां पर है। डॉक्टर उसे केन के पास लेकर जाती है, लेकिन कई सारी सुविधाएं होने के बाद भी केन की हालत नाजुक बनी होती है। डॉक्टर लेना को अपने साथ लाकर बाहर का नजारा दिखाती है, जहां पर एक चमकता हुआ डोम चारों तरफ से लाइट हाउस के आसपास की जगह को घेरे हुए है। डॉक्टर इसके बारे में लेना को बताते हुए कहती है कि इसकी कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सच बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि अब तक जो भी इसके अंदर गया है वो अब तक कभी वापस नहीं आया, सिवाय एक व्यक्ति के। वो है लेना का पति केन। धीरे धीरे दिन ब दिन इसकी बाउंड्रीज बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आज से 3 साल पहले एक मीटेराइट लाइट हाउस से आकर टकरा गया था, तभी से शिमर यहाँ पर बना हुआ है। तभी हम फ्लैशबैक में लेना और केन को आपस में टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। केन अपने ख्यालों में खोया रहता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ सदर्न रीच के बाकी लोग आन्या, कैसी और जॉसी लेना से दोस्ती करते हैं। ये सभी लड़कियां अपने अपने फील्ड में काफी माहिर होती हैं। यहाँ लेना को पता चलता है कि आन्या, कैसी, जॉसी और डॉक्टर वेंटेरस चारों मिलकर कुछ ही समय में शिमर के अंदर उसकी राज जानने के लिए जाने वाले हैं। शिमर को लेकर लोगों के बीच 2 थ्योरीज हैं। या तो जो लोग गए हैं किसी ने उनको मार डाला है, या वो आपस में लड़के कट के मर गए होंगे। जल्द ही लेना डॉक्टर के पास जाकर उनको बताती है कि मैं भी साथ चलना चाहती हूँ। डॉक्टर उसको बताती है कि यहाँ पर जब लोगों के पास जीने की कोई उम्मीद नहीं रहती है, तो वो खुद की मर्जी से ही शिमर के अंदर जाते हैं और हम यहाँ से उन पर नजर रखते हैं। ये बात जानकर लेना कुछ समझ गई थी कि केन को उसके अफेयर के बारे में शायद पता चल चुका होगा, इसीलिए वो इस शिमर के अंदर जाना चाहता होगा। साथ ही में लेना ये भी जानना चाहती थी कि शिमर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उसके पति की ऐसी हालत हो गई है। जल्द ही डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है और अब ये 5 लोगों का ग्रुप कुछ दिनों बाद शिमर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ग्रुप में होती है आन्या, जो एक ड्रग एडिक्ट है, जोशी जो एक डिप्रेशन का शिकार है, शेफर्ड जिसने कुछ ही समय पहले अपनी बेटी को खोया है, टीम लीड डॉक्टर जो कैंसर से जूझ रही है, और लास्ट मेंबर है लेना जो कि मन ही मन सेल्फ किल से लड़ रही है। जल्द ये 5 लोग शिमर के अंदर जा पहुंचते हैं। अब जैसे ही इनकी आंख खुलती है, इनको पिछला कुछ भी याद नहीं होता है।
लेकिन शेफर्ड खाने की हालत को देखकर समझ जाती है कि उन्हें यहाँ 2 से 3 दिन हो चुके हैं। दरअसल ये टेंट वगैरह सब इन्होंने ही लगाया था, मगर एलियन सेल के कांटेक्ट में आने की वजह से अब उसका असर इन पर भी दिख रहा होता है। शिमर के अंदर किसी भी तरह का कोई डिवाइस काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उनकी वेव्स शिमर से रिफ्लेक्ट करके वापस शिमर के अंदर ही आ रही है। खैर, सूरज की तरफ देखते हुए वो लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। अब यहाँ से आगे की कहानी को बताने से पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं, जिससे आपको कहानी समझने में और आसानी हो। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब लाइट 2 अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके रास्ते में बदलाव या डेविएशन आ जाता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हुए लेना देखती है कि एक ही टहनी पर कई सारे स्पीशीज के फूल खिले हुए हैं, जो कि ये काफी अजीब घटना है। यानी कि इन फूलों का डीएनए आपस में रिफ्रैक्ट करके म्यूटेट कर गया है। लेना ये समझ ही रही होती है कि तभी उनके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है। यहाँ लेना की आर्मी की ट्रेनिंग काम आती है और वो उसको मार डालती है। बाद में चेक करने पर पता चलता है कि इस मगरमच्छ के दांत तो शार्क के हैं। दरअसल इसका डीएनए भी रिफ्रैक्शन के चलते शार्क के डीएनए से म्यूटेट कर गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना अजीब है। सोचने वाली बात तो ये है कि उस शार्क में म्यूटेशन कैसे आई होगी। धीरे धीरे जब ये लोग लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं तो म्यूटेशन का असर और भी दिखाई देने लगता है। लेना देखती है कि एक डियर की सींग आसपास के प्लांट से रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तभी साथ में हम उसका क्लोन देखते हैं। अब ये क्लोन कौन है, क्या है, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। लेकिन क्लोन का मतलब होता है कि किसी की हुबहू कॉपी बनाना या फिर बनना। जल्दी ये सब एक कैंप में पहुंचते हैं, जिसे इनसे पहले आई हुई टीम ने सिक्योर किया था। वहां पहुंचकर खोजबीन करने पर उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है। जब वो लोग उस कार्ड को कैमरे में लगाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि इससे पहले शिमर में आई टीम के एक बंदे के पेट में अजीब सी मूवमेंट हो रही थी। जब लेना का पति केन उसके पेट को काटता है तो वो देखता है कि उस बंदे की इंटेस्टाइन किसी सांप के डीएनए से रिफ्लेक्ट कर गई है और उसकी इंटेस्टाइन एक सांप जैसे मूव कर रही है। ये सब देखने में काफी भयानक और बेकार लगता है। तभी वो लोग उसे बंद कर देते हैं। अब जैसे तैसे इसी जगह पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं अपनी सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। तभी अचानक से रात को लेना की आंखें खुलती है और वो देखती है कि नीचे डॉक्टर उनके लिए पहरा दे रही है। लेना उनके पास आकर अपने हस्बैंड के बारे में बात करने लगती है कि तभी अचानक एक भालू आकर शेफर्ड पर अटैक कर देता है। लेना उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रात के चलते वो उसको बचा नहीं पाती है। अगली सुबह जोशी और आन्या शिमर से बाहर वापस अपने बेस पर जाने की बात करती है, लेकिन डॉक्टर और लेना लाइट हाउस तक जाना चाहती हैं। इसीलिए लेना उन्हें झूठा बहाना देकर अपने साथ आगे लाइट हाउस की तरफ चलने के लिए मना लेती है। लाइट हाउस की तरफ आगे चलते हुए वो लोग देखते हैं कि कुछ प्लांट्स बिल्कुल इंसान की तरह नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लोग वो हैं जो इनसे पहले यहाँ पर आए थे और उनका डीएनए प्लांट्स के डीएनए से रिफ्लेक्ट हो गया है, इसलिए उनके शरीर में ऐसे म्यूटेशन आ गई है। यहीं पर हम देखते हैं कि लेना के हाथ पर धीरे धीरे आन्या का टैटू आने लगा है, यानी कि इन दोनों का डीएनए भी आपस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले लेना एक बार जाकर शेफर्ड को देखने की कोशिश करती है कि कहीं शायद वो बच गई हो, लेकिन जल्द ही उसे उसकी लाश मिल जाती है। अब रात को सोते समय लेना को सपना आता है कि वो अपने हस्बैंड पर चीट कर रही है। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो बाकी लोगों के साथ खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है, क्योंकि आन्या को लेना के पति के बारे में पता चल चुका है। दरअसल लेना के पति के बारे में सिर्फ डॉक्टर को ही पता था। हकीकत में आन्या खुद बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसके खुद के फिजिकल फॉर्म में बदलाव हो रहा है और वो बस घर वापस जाना चाहती है, लेकिन लेना के झूठे वादे की वजह से वो यहाँ पर फंस गई है। आन्या गुस्से में लेना को मारने वाली होती है कि तभी दरवाजे से उसे शेफर्ड की आवाज आती है। आन्या इन्हें कुर्सी से बंधा छोड़कर बाहर शेफर्ड को देखने चली जाती है, मगर हम देखते हैं कि दरवाजे पर एक डरावना सा भालू आन्या के ऊपर हमला करके उसको मार डालता है। दरअसल जब उस भालू ने शेफर्ड को मारा था तब उसका डीएनए भी शेफर्ड के डीएनए से म्यूटेट कर गया, इसीलिए वो बिल्कुल शेफर्ड की जैसी आवाज निकाल रहा होता है। वो भालू आकर बाकियों के ऊपर भी हमला करने ही वाला होता है कि तभी जोशी आकर उसे गोलियों से उड़ा देती है। ये लड़कियां समझदार होने के साथ साथ काफी बहादुर भी हैं। तभी डॉक्टर अकेले ही लाइट हाउस तक जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके शरीर में भी बदलाव हो रहे होते हैं। इससे पहले कि वो पूरी तरह से म्यूटेट हो जाए, इसीलिए वो इस पहेली को सुलझाना चाहती है। वो अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करती है
और अगली सुबह जब जोशी और लेना आपस में लेना के पति के बारे में बात कर रही होती है, तभी जोशी के शरीर में पत्तियां उगनी चालू हो जाती हैं और वो जाते जाते लेना से कहती है कि कुछ लोग इसे फेस करना चाहते हैं जैसे डॉक्टर वेंट्रेस, और कुछ लोग इससे लड़ना चाहते हैं जैसे कि तुम, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। और ये कहते ही वो पूरी तरह से एक प्लांट में चेंज हो जाती है। यहाँ से लेना अकेले ही लाइट हाउस तक का सफर तय करती है, क्योंकि वो लाइट हाउस ही इस शिमर का सेंटर है। लाइट हाउस तक जाते हुए लेना देखती है कि सैंड और सॉल्ट में वो म्यूटेशन के कारण प्लांट्स बड़े बड़े क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। अब लाइट हाउस में पहुंचकर लेना एक अध जली लाश को देखती है। उसके सामने पड़े ट्राइपॉड को चलाकर देखने पर उसको पता चलता है कि ये डेड बॉडी तो केन की है और उसका क्लोन सामने से ये सब कुछ देख रहा है। इससे हम समझ पाते हैं कि जो केन शिमर से वापस आया है वो असली केन नहीं बल्कि उसका क्लोन है। तभी लेना म्यूटेराइट से बनी एक गुफा के अंदर जाकर देखती है कि डॉक्टर वेंट्रेस का फॉर्म काफी तेजी से चेंज हो रहा है। डॉक्टर उसको बताती है कि मुझको नहीं पता कि इसे क्या चाहिए या फिर इसको कुछ चाहिए भी या फिर नहीं, लेकिन अब ये जानने का समय निकल चुका है और अब ये मेरे अंदर है। जल्द ही यह मनुष्यों के अंत का कारण बनेगा। ये कहते ही डॉक्टर एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बदलने से वहां पर एक एनर्जी होल बन जाता है। गलती से लेना के ब्लड के कुछ बूंदे उस एनर्जी होल में चली जाती है, जिससे एक ह्यूमनॉइड बनता है। लेना ये देखकर डर जाती है और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगती है, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। लेना वहां से भागकर लाइट हाउस में वापस आ जाती है, लेकिन वो ह्यूमनॉइड उससे पहले ही टेलीपोर्ट होकर वहां पर पहुंच जाता है। लेना के डीएनए से बने होने के कारण ये ह्यूमनॉइड उसकी नकल करने लगता है। लेना उससे लड़ने और वहां से भागने की काफी कोशिश करती है, मगर उसका ये ह्यूमनॉइड उसको वहां से जाने नहीं देता। अब उससे लड़ने की वजह से उल्टा लेना को चोट लग जाती है। लेना थोड़ा दिमाग लगाती है और उस ह्यूमनॉइड के साथ में एक बॉम्ब रख देती है। अब जैसे ही लेना उस ह्यूमनॉइड को टच करती है, वो ह्यूमनॉइड बिल्कुल लेना की कॉपी बन जाता है। ये वही क्लोन है जिसे हमने डियर के साथ देखा था। अब लेना बॉम्ब पकड़ाकर वहां से भाग जाती है और जैसे ही बॉम्ब फटता है वो क्लोन जलने लगता है और वापस से ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाता है। अब जैसे जैसे वो चीजों को छूता जाता है उसी के साथ सब कुछ खत्म होता चला जाता है। जैसे जैसे वो ह्यूमनॉइड खत्म हो रहा होता है वैसे वैसे शिमर भी खत्म हो रहा होता है। वो क्रिस्टल ट्री वापस से सैंड में बदलने लगते हैं। शिमर भी छोटा होने लगता है, इसीलिए लेना भी अब इस मिशन से वापस आ जाती है। वापस आते ही बेस पर उसे सवाल जवाब होने लगते हैं और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इंटरोगेशन के बाद लेना केन से मिलने जाती है। वो देखती है कि शिमर के खत्म होते ही उसकी तबीयत में सुधार होने लगा है, जिसके साथ ये कहानी एक लास्ट सवाल के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। वो लास्ट सवाल ये होता है कि आर यू रियल। अब मूवी के एंडिंग की बात करी जाए तो ये एक ओपन एंडिंग है। यहाँ से आप अपने हिसाब से स्टोरी को बना सकते हो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्टोरी लाइन इस पे सूट होती है वो है कि एक्चुअल में एलियन बॉडी तो खत्म हो गई है, लेकिन अब उसका कुछ अंश या फिर डीएनए ह्यूमंस यानी लेना और केन में आ गया है। ऐसा करके ये एलियंस अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखेंगे और लोगों में अपना म्यूटेशन दिखाएंगे। यहाँ हिडन मैसेज कैंसर को लेकर बताया गया है। म्यूटेराइट का धरती में आना मतलब एंटीजन का हमारी बॉडी में आना, सेल का म्यूटेट होना जैसे कैंसर में होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस मूवी में लेडीज को ही क्यों दिखाया गया है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फीमेल्स ही ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एनिहिलेशन की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी मैंने इसको काफी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर फिलहाल आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।